हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल हिस्ट्री फॉर यू में। आज के अंक में हम गुप्त वंश के राजनीतिक इतिहास भाग 2 के बारे में जानेंगे। इससे पहले हमने भाग 1 में चंद्रगुप्त प्रथम, जो गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक था, उसे, और समुद्रगुप्त, जिसकी उपाधि पराक्रमांक थी, और इन दोनों ही शासकों के राजनीतिक जीवन के बारे में हम चर्चा कर चुके हैं। आज के अंक में हम समुद्रगुप्त के बाद गुप्त वंश की गद्दी पर बैठने वाले शासकों के उपलब्धियों के बारे में चर्चा करेंगे। उसमें सर्वप्रथम तीसरे नंबर पर शासक आते हैं, वह आते हैं रामगुप्त। अब रामगुप्त की ऐतिहासिकता को लेकर हम चर्चा करेंगे। अभी तक हमने किसी भी शासक के ऐतिहासिकता की चर्चा नहीं की। ऐसा इसलिए क्योंकि गुप्त वंशावली में, गुप्त अभिलेखों में शासकों की जो वंशावलियाँ मिलती हैं, उन वंशावलियों में चंद्रगुप्त प्रथम के बाद समुद्रगुप्त, और समुद्रगुप्त के बाद चंद्रगुप्त द्वितीय या चंद्रगुप्त विक्रमादित्य की वंशावली मिलती है। लेकिन समुद्रगुप्त और चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के बीच रामगुप्त नामक व्यक्ति के शासक बनने की जानकारी मिलती है। इसी कारण हमें इनके ऐतिहासिकता की चर्चा करेंगे। इन ऐतिहासिकता को प्रमाणित करने के लिए, जिस तरह इतिहास के निर्माण के लिए हम मुख्य 3 स्रोतों की ओर अपना ध्यान केंद्रित करते हैं, उसी तरह हम साहित्य और पुरातात्विक स्रोतों पर चर्चा करेंगे। जिसमें पहला साहित्यिक स्रोत वह कौन कौन से हैं जिनसे हमें इस रामगुप्त के ऐतिहासिकता की जानकारी होती है। उसमें सर्वप्रथम आता है विशाखदत्तकृत देवी चंद्रगुप्तम। इस नाटक के द्वारा रामगुप्त के ऐतिहासिकता की जानकारी मिलती है। इसके अलावा वाणभट्टकृत हर्षचरित और राजशेखर की काव्य मीमांसा, भोज का श्रृंगार प्रकाश, शंकरार्यकृत हर्षचरित की टीका और अबुल हसन अली का मुजमल उत तवारीख, यह प्रमुख 6 साहित्यिक स्रोत हैं जिनसे इस शासक के साहित्यिक स्रोतों के द्वारा हमें उनके ऐतिहासिकता की जानकारी होती है। अब दूसरे नंबर पर अभिलेख आते हैं, जिन अभिलेखों के द्वारा हमें इन शासक की जानकारी होती है। तो उसमें संजन का लेख, काम्बे का लेख, सांगली का लेख और दुर्जनपुर विदिशा का लेख, यह 4 प्रमुख लेख हैं जिन लेखों में रामगुप्त के गुप्त वंशीय शासक होने की ऐतिहासिकता प्रमाणित होती है, पता चलती है। इसके अलावा रामगुप्त शासक के कुछ ताम्र मुद्राएं एरण और भिलसा से मिली हुई हैं, और यह एरण और भिलसा से प्राप्त मुद्राएं भी इस बात को प्रमाणित करती हैं कि समुद्रगुप्त और चंद्रगुप्त द्वितीय के बीच में रामगुप्त नामक शासक हुए थे। प्रारंभ में विद्वानों का ऐसा विचार था कि समुद्रगुप्त की मृत्यु के पश्चात चंद्रगुप्त द्वितीय ही गुप्त साम्राज्य की गद्दी पर बैठे। लेकिन अभी हमने जिन साहित्यिक स्रोतों और पुरातात्विक स्रोतों की बात की, उन स्रोतों के आधार पर विद्वानों को अपनी धारणाओं को, अपने विश्वासों को बदलने के लिए, परिवर्तित करने के लिए मजबूर होना पड़ा, और यह स्वीकार करना पड़ा कि समुद्रगुप्त और चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के बीच रामगुप्त नामक एक व्यक्ति थोड़े ही समय के लिए सही शासक बने थे। अब इनकी जो प्रथम जो जानकारी हुई, वह जानकारी रामगुप्त के इतिहास की जानकारी का पुनर्निर्माण प्रमुख विद्वान राखलदास बनर्जी ने किया था, जिन्होंने नवंबर 1924 में काशी हिंदू विश्वविद्यालय के मनिंद्र चंद्र नंद व्याख्यान माला में अपने विचार को प्रस्तुत किए थे। ये वही विद्वान राखलदास बनर्जी हैं जिन्होंने मोहनजोदड़ो की खोज की थी और मोहनजोदड़ो का उत्खनन 1922 ईस्वी में कराया था। जब इनका विचार इस व्याख्यान माला में 1924 ईस्वी में प्रस्तुत किया गया, उसके बाद विद्वानों का समूह यह मानने के लिए विवश हो गया, इस परंपरा का अनुसरण करने लगा कि समुद्रगुप्त के बाद रामगुप्त नामक गुप्त वंशीय शासक गुप्त वंश की गद्दी पर बैठे थे। कहा जाता है कि रामगुप्त एक कमज़ोर और कायर शासक था
और शक शासक ने उसे परास्त कर एक अपमानजनक संधि करने के लिए बाध्य किया था। यह शक शासक कौन था, इसका स्पष्टतः प्रमाण नहीं मिलता है और इस संधि के तहत रामगुप्त को अपनी पत्नी ध्रुव देवी को शक राजा को भेंट करना था। इस संधि के तहत शक राजा के पास अपनी पत्नी को सौंपना था। यह गुप्त वंश के लिए यह अत्यंत अपमानजनक संधि था, अपमानजनक स्थिति थी और ऐसी स्थिति में रामगुप्त का छोटा भाई चंद्रगुप्त ने कुल के मर्यादा की रक्षा की और वह ध्रुव देवी का छद्म वेश बनाकर, ध्रुव देवी का झूठा वेश बनाकर शक राजा के पास गया और उसकी हत्या कर दी। और इस हत्या के बाद उसने अपने कुल के लिए कलंक, अपने कुल के लिए अपमानजनक अपने बड़े भाई रामगुप्त की भी हत्या करके स्वयं उसकी पत्नी ध्रुव देवी से विवाह किया और इस गुप्त राजवंश की गद्दी पर बैठे। यह चंद्रगुप्त द्वितीय, जो रामगुप्त के छोटे भाई समुद्रगुप्त के पुत्र थे, उसके बाद गुप्त वंश की राजगद्दी पर बैठे। इनका समय 375 से 414 ईस्वी का है और इनकी प्रमुख उपाधियां जो थी वह सहसांक, सकारी उपाधि इन्होंने शकों के शत्रु के रूप में धारण किया था और उज्जैन के जो शासक बनते थे वह शासक भी इस उपाधि को धारण करते थे। इस कारण इन्होंने सकारी की उपाधि भी धारण की। इसके अलावा सांची लेख में इनकी उपाधि देवराज मिलती है और प्रवर सेन के चमक लेख में देवगुप्त नामक उपाधि मिलती है। इसके अलावा इनकी सबसे प्रमुख उपाधि विक्रमादित्य या श्री विक्रम, यह शक विजय के उपलक्ष्य में इन्होंने इस उपाधि को धारण किया था और परम भागवत भी इनकी उपाधि थी। इसके अलावा मेहरौली के लौह स्तंभ लेख में चंद्र नामक लेख राजा के बारे में लिखा हुआ है और वह चंद्र राजा चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ही थे। इसके अलावा इनकी 8वीं उपाधि राजाधिराजर्षि, यह उदयगिरी गुहालेख में यह उपाधि इन्हें प्रदान की गई थी। इसके अलावा यह समुद्रगुप्त के प्रधान राजमहिषी दत्त देवी के पुत्र थे और चंद्रगुप्त द्वितीय एक शक्तिशाली सम्राट थे जिनकी उपाधि विक्रमादित्य थी। इन्होंने नागराजकुमारी कुबेर नागा के साथ विवाह किया और इससे इन्हें एक पुत्री प्राप्त हुई जिनका नाम प्रभावती गुप्ता था। इन प्रभावती गुप्ता का विवाह वाकाटक नरेश रुद्रसेन द्वितीय के साथ हुआ था और चंद्रगुप्त के समय शक गुजरात और काठियावाड़ में थे। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य का समकालीन और अंतिम शक शासक रुद्र सिंह तृतीय था। चंद्रगुप्त ने वाकाटकों की सहायता से, वाकाटकों की मदद से 410 से 411 ईस्वी के बीच इन शकों पर आक्रमण किया और शकों को पराजित कर भारत से उखाड़ फेंका। इस तरह गुजरात को जीतने वाला पहला गुप्त शासक चंद्रगुप्त द्वितीय था और इस गुजरात के विजय से, इन शकों के विजय से इनका अधिकार भड़ौच बंदरगाह जो भृगुकच्छ के नाम से भी जाना जाता है, इस पर इनका अधिकार स्थापित हुआ और इस विजय की पुष्टि, इस विजय की प्राप्त करने की जानकारी अन्य स्रोतों से भी होती है और उन स्रोतों में पहला स्रोत है वह है चंद्रगुप्त ने शक मुद्राओं की तर्ज पर इस क्षेत्र में चांदी के सिक्के चलाए जो 26.3 ग्रेन से 32 ग्रेन के बीच के थे। इसके अलावा चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के सिंह निहंता शैली के सिक्कों से भी गुजरात और शक विजय की पुष्टि होती है। इसके अलावा दिल्ली के कुतुब मीनार के समीप स्थित लौह स्तंभ पर अंकित चंद्र संभवतः इसी गुप्त वंशीय शासक का नाम है। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य का ही नाम चंद्र है जो मेहरौली के लौह स्तंभ पर अंकित है। इन चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में नवरत्न रहते थे जो ज्ञान और विज्ञान के अपने क्षेत्र के प्रकांड विद्वान होते थे। उसमें पहले शंकु थे जो वास्तुकार थे, दूसरे छपणक थे जो फलित ज्योतिष के जानकार थे, तीसरे घटक करपर थे जो कूटनीतिज्ञ थे, चौथे वेताल भट्ट थे जो जादूगर थे,
पांचवें वराहमिहिर, यह खगोल विज्ञानी और ज्योतिष के इतिहासकार के रूप में प्रसिद्ध थे। फलित ज्योतिष का प्रणेता, फलित ज्योतिष का आविष्कारक इन्हीं को माना जाता है। इसके अलावा वराहमिहिर वास्तुविद्या के भी महान आचार्य थे। इसके अलावा वररुचि वैयाकरण तथा प्राकृत प्रकाश के लेखक थे। कालिदास इन नवरत्नों में सबसे प्रमुख थे, जिन्होंने कई साहित्यिक ग्रंथों की रचना की। अमर सिंह कोशकार थे, जिनको लेक्सिकोग्राफर भी कहा जाता है, और इनके जो रचना थी वह अमरकोश थी। धन्वंतरी चिकित्सक थे। इस तरह इनका दरबार में जो 9 विद्वान थे, यह नवरत्न के नाम से जाने गए। चंद्रगुप्त द्वितीय का जो समय था वह इतिहास में सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक, साहित्यिक और विज्ञान यानी सभी क्षेत्रों में सर्वोत्कृष्ट था, सभी क्षेत्रों में सर्वोत्तम था। इसी कारण इस समय को स्वर्ण काल के नाम से जाना जाता है। और इस बात की अभिव्यक्ति चंद्रगुप्त द्वितीय, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य की व्यक्तित्व की अभिव्यक्ति कालिदास ने अपनी रचना रघुवंश में कुछ इस तरह प्रस्तुत किया है। भले ही पृथ्वी पर सहस्त्रों राजा हों, लेकिन पृथ्वी इसी राजा से राजवंती यानी राजा वाली कही गई है। जिस प्रकार नक्षत्र, तारा और ग्रहों के होने पर भी रात्रि केवल चंद्रमा से ही चांदनी वाली कही जाती है, कुछ इसी प्रकार पृथ्वी भी राजवंती या राजा वाली इसी कारण कहलाती है क्योंकि चंद्रगुप्त विक्रमादित्य जैसे राजा इस पृथ्वी पर शासन करते हैं। यदि गुप्त काल स्वर्ण काल था तो इसकी शुरुआत इन्हीं के समय से मानी जाती है। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य स्वयं वैष्णव मतानुयायी थे, वैष्णव धर्म को मानने वाले थे, जिसमें विष्णु को अपना सर्वोच्च देवता माना जाता है। इसके अलावा यह अपने वैष्णव मतानुयायी होने पर भी वह किसी भी धर्म के प्रति पूर्वाग्रह की भावना नहीं रखते थे, किसी धर्म के प्रति द्वेष की भावना नहीं थी। वह सभी धर्मों के प्रति सहिष्णु थे और इसकी पुष्टि इससे भी होती है कि उनका जो संधि विग्राहक वीरसेन था वह शैव था, लेकिन उनका सेनापति आम्रकार्दव था जो बौद्ध था। और इस समय पाटलिपुत्र और उज्जैनी इस महान राजवंश की 2 राजधानियां थीं और इसी समय चीनी यात्री फाहियान भारत आया था, जो 399 ईस्वी से 414 ईस्वी तक भारत के विभिन्न भागों में भ्रमण किया था। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के बाद अगले शासक कुमारगुप्त प्रथम हुए, जिनका समय 415 से लेकर 455 ईस्वी के बीच का है और इनकी उपाधि महेंद्रादित्य और शक्रादित्य थी। यह शक्रादित्य उपाधि ह्वेनसांग ने प्रदान किया था। यह चंद्रगुप्त विक्रमादित्य या चंद्रगुप्त द्वितीय का पुत्र थे और इन्होंने सर्वाधिक समय तक शासन किया। सबसे अधिक समय तक शासन करने वाले गुप्त वंशीय शासक यह कुमारगुप्त प्रथम थे और इनका काल शांति और सुव्यवस्था का काल था, क्योंकि इनके समय में जो क्षेत्र चंद्रगुप्त विक्रमादित्य द्वारा स्थापित किए गए थे वह क्षेत्र उसी प्रकार बने रहे। और एक अभिलेख मंदसौर अभिलेख है जो एक प्रशस्ति है और इसकी रचना कुमारगुप्त के दरबारी कवि सूर्यभक्त वत्स भट्टी ने की थी। इस मंदसौर अभिलेख कुमारगुप्त का एकमात्र अभिलेख है जिसमें गुप्त संवत की जगह विक्रम संवत में तिथियां दी गई हैं। हम जानते हैं कि चंद्रगुप्त प्रथम ने गुप्त संवत का प्रारंभ किया था और गुप्त वंशी शासकों ने अपने अभिलेखों में इसी गुप्त संवत का प्रयोग किया था। कुमारगुप्त की यह एकमात्र अभिलेख मंदसौर अभिलेख है जिसमें गुप्त संवत के स्थान पर विक्रम संवत का प्रयोग किया गया है और इसी विक्रम संवत को मालव संवत के नाम से भी जाना जाता है। अब हमारे सामने समस्या यह उत्पन्न हो सकती है कि मालव संवत है तो हम उसको ईस्वी संवत कैसे समझेंगे। ऐसी स्थिति में हमने बताया था कि जब भी हमारे सामने विक्रम संवत आए या विक्रम संवत को ही हम मालव संवत के नाम से जानते हैं, उसको हमको ईस्वी में बदलना होता है तो हम 57 को घटा देंगे, क्योंकि यह जो विक्रम संवत या मालव संवत का प्रारंभ हुआ था वह 57 ईसा पूर्व में हुआ था। इस 493 से 57 को घटाएंगे तो 436 ईस्वी आएगा। यह
इस मंदिर के निर्माण की तिथि है, जो सूर्य मंदिर मंदसौर अभिलेख के अनुसार स्थापित किया गया था, और 429 विक्रम संवत या मालव संवत जिसकी तिथि है वह 472 ईस्वी। यह इस मंदिर के जीर्णोद्धार की तिथि है, जो मंदसौर अभिलेख के अनुसार वत्स भट्टी द्वारा सूर्य मंदिर का निर्माण कराया गया था। उस सूर्य मंदिर के निर्माण और जीर्णोद्धार की तिथि इस मंदसौर अभिलेख में दी गई है। इससे यह पता चलता है कि तंतुवाय या कौलिक श्रेणियों जो रेशम बुनकर थे उनके द्वारा वत्स भट्टी से सूर्य मंदिर का निर्माण कराया गया था। और इससे यह भी पता चलता है कि पश्चिम मालव में इन कुमारगुप्त का राज्यपाल बंधुवर्मा थे। कुमारगुप्त के समय में गुप्तकालीन सर्वाधिक अभिलेख प्राप्त हुए हैं, जिनकी संख्या लगभग 18 है, और इनके समय में गुप्तकालीन मुद्राओं का सबसे बड़ा ढेर बयाना मुद्रा भांड राजस्थान के भरतपुर जिले से प्राप्त हुआ है, जिसमें 623 मुद्राएं मिली हुई हैं। और इन मुद्राओं में मयूर शैली की जो मुद्राएं मिली हुई हैं वह मुद्राएं अत्यंत महत्वपूर्ण हैं, और इस शैली में चांदी की भी कुछ मुद्राएं मिली हुई हैं जो सबसे पहले मध्य प्रदेश में प्राप्त हुई थी। कुमारगुप्त का शासनकाल देखा जाए तो पूरा जीवन शांतिपूर्ण था। किसी तरह का उपद्रव, किसी तरह के आक्रमण की कोई जानकारी नहीं मिलती है। लेकिन जब कुमारगुप्त प्रथम के शासन के अंतिम दिन आए, उस समय पुष्यमित्र नामक जातियों ने आक्रमण किया था, और इस आक्रमण का उल्लेख स्कंदगुप्त के भीतरी अभिलेख में मिलता है। कुमारगुप्त ने अपने शासन के अंतिम दिनों में इन पुष्यमित्र जातियों को पराजित करने के लिए अपने योग्य पुत्र स्कंदगुप्त को भेजा, और स्कंदगुप्त इन्हें पराजित करने में सफल रहा। इस भीतरी स्तंभ लेख में इस युद्ध के विषय में यह वर्णित है कि पुष्यमित्रों के आक्रमण के कारण गुप्त वंश की लक्ष्मी विचलित हो गई थी। इसी कारण युवराज स्कंदगुप्त को 3 रातें पृथ्वी पर जागकर बितानी पड़ी, लेकिन उसने अपने सभी शत्रुओं का नाश कर दिया और अपनी माता के पास वैसे ही पहुंचा जैसे श्री कृष्ण देवकी के पास गए थे। लेकिन यहाँ स्कंदगुप्त ने अपनी माता को विधवा पाया, अर्थात जिस समय यह युद्ध जीतकर स्कंदगुप्त अपने राज दरबार में गए, उस समय उनके पिता कुमारगुप्त की मृत्यु हो चुकी थी। वह विजय की सूचना मिले बगैर ही दिवंगत हो गए। इस पुष्यमित्र जातियों के बारे में कि यह पुष्यमित्र जाति कौन थी, स्पष्ट जानकारी नहीं मिलती है, लेकिन वायु पुराण और जैन कल्पसूत्र में इस पुष्यमित्र जाति के बारे में यह पता चलता है कि ये नर्मदा नदी के मुहाने के समीप मेकल में शासन करते थे। और कुमारगुप्त के सिक्कों से यह पता चलता है कि इसने अश्वमेध यज्ञ का अनुष्ठान किया था, और इस अश्वमेध यज्ञ के अनुष्ठान की पुष्टि उनके द्वारा जारी किए गए अश्वमेध प्रकार के सिक्कों के मुख भाग पर यज्ञ यूप में बंधे हुए घोड़े की आकृति और पृष्ठभाग पर श्री अश्वमेध महेंद्र यह मुद्रा लेख अंकित है। लेकिन यह जानकारी प्राप्त नहीं है कि किस महत्वपूर्ण उपलब्धि के उपलक्ष्य में कुमारगुप्त प्रथम ने इस यज्ञ का अनुष्ठान किया था। हम जानते हैं कि कुमारगुप्त ने ही नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की थी, और यह गुप्तकालीन विश्वविद्यालय स्थापित विश्वविद्यालय बौद्ध धर्म का एक बहुत बड़ा केंद्र था। और मध्यकाल में इस विश्वविद्यालय को मध्ययुगीन आक्रमणकारी बख्तियार खिलजी ने इस विश्वविद्यालय के पुस्तकालय में आग लगाकर तहस नहस कर दिया, पूरी तरह विध्वंस कर दिया। दुर्भाग्य की बात है कि आज भी जिस जगह में यह नालंदा विश्वविद्यालय स्थापित था, उसी के पास बख्तियारपुर जंक्शन, जो आक्रमणकारी इस नालंदा विश्वविद्यालय का अंत किया था, उसी के नाम पर रेलवे स्टेशन का नाम रखकर पता नहीं किस गौरव की प्राप्ति हम कर रहे हैं। मंदसौर अभिलेख का प्रशस्तिकार इस कुमारगुप्त के बारे में यहाँ तक लिखता है कि वह चारों समुद्रों की चंचल लहरों से
घिरी हुई पृथ्वी पर शासन करता था। यानी जो साम्राज्य चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के द्वारा स्थापित किए गए थे वह कुमारगुप्त के समय तक उसी तरह बने रहे। कुमारगुप्त के बाद उनका पुत्र स्कंदगुप्त शासक बना, जिनका समय 455 से 467 ईस्वी के बीच है और इनकी उपाधि क्रमादित्य थी। यह उपाधि उनके सिक्कों पर अंकित है। इसके अलावा स्कंदगुप्त ने विक्रमादित्य और गुप्त वंशैकवीर यह उपाधि धारण की थी, जिसकी जानकारी भीतरी अभिलेख में मिलता है। और इस भीतरी अभिलेख में हुणों को पराजित करने के बाद उन्होंने इस उपाधि को धारण किया था, जिसमें वह अपने को विक्रमादित्य और गुप्त वंशैकवीर मतलब गुप्त वंश का एकमात्र वीर इस उपाधि को धारण किए थे। इसके अलावा इनकी उपाधि सक्रोपम थी, जिसका उल्लेख कौम अभिलेख में मिलता है। और यह सक्रोपम जो नाम का प्रयुक्त किया गया है, यह नाम इंद्र तुल्य यानी इंद्र के समान है, ऐसा इस अभिलेख में लिखा गया है। यह स्कंदगुप्त कुमारगुप्त के पुत्र थे और इन्हीं के समय भारत पर हुण आक्रमण हुए और हुणों को इन्होंने पराजित किया था। यानी स्कंदगुप्त की सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धि भारत पर होने वाले हुण आक्रमण से भारत को बचाने की थी, अपने वंश को बचाने की थी। और इस तरह स्कंदगुप्त केवल भारत ही नहीं, संपूर्ण एशिया और यूरोप का प्रथम वीर था जिन्होंने इन हुणों के आक्रमणों से रोका था। इसके अलावा जूनागढ़ अभिलेख से स्कंदगुप्त द्वारा सुदर्शन झील के मरम्मत कराए जाने की जानकारी मिलती है। हम इस जूनागढ़ अभिलेख के बारे में इसके पहले रुद्रदामन के भी समय में पढ़ चुके हैं कि रुद्रदामन के समय इस सुदर्शन झील में जो भारी बारिश के कारण तटबंध टूट गए थे, तो उस तटबंध का मरम्मत इनके द्वारा कराया गया था, रुद्रसेन द्वारा कराया गया था। इससे यह भी पता चलता है, इस जूनागढ़ अभिलेख से यह पता चलता है कि स्कंदगुप्त के समय भी इस सुदर्शन झील में दरारें आई थी, जिसका मरम्मत स्कंदगुप्त ने कराया था। और यह एक योग्य, विचारशील, दयावान, लोकहितकारी और प्रजावत्सल शासक थे। इस जूनागढ़ अभिलेख के अनुसार इस जूनागढ़ अभिलेख में जो स्कंदगुप्त के बारे में उल्लेखित किया गया है वह इस प्रकार उल्लेखित किया गया है कि जिस समय वह शासन कर रहा था, यानी जिस समय स्कंदगुप्त का शासन था, उसकी प्रजा में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं था जो धर्मच्युत हो, जो धर्म से रहित हो, जो धर्म को मानने वाला नहीं हो, अथवा दुखी, दरिद्र, लोभी या दंडनीय होने के कारण सताया गया हो। कहने का अर्थ यह है कि प्रजा जो थी वह सुखी थी, संपन्न थी। प्रजावत्सल इस शासक का गुण था। इस शासक ने अपने प्रजा के उत्थान के लिए, प्रजा के सुख के लिए, प्रजा के कल्याण के लिए कार्य किया और यह गुप्त वंश का अंतिम महान शासक था। इसके पश्चात गुप्त साम्राज्य धीरे धीरे पतन की ओर अग्रसर हुआ और स्कंदगुप्त के पश्चात हुण आक्रमण जारी रहे। और सागर के पास स्थित एरण अभिलेख से पता चलता है कि हुण शासक तोरमाण ने 500 ईस्वी के पश्चात इस एरण प्रदेश पर अधिकार कर लिया और तोरमाण का पुत्र मिहिरकुल प्रथम बार पराजित हुआ, लेकिन दूसरी बार उसने गुप्त साम्राज्य को हिलाकर रख दिया। गुप्त साम्राज्य के एक एक राज्यों पर अपना अधिकार कर लिया। धीरे धीरे जो अन्य राज्य थे वह राज्य भी स्वतंत्र होने लगे। उधर मालवा के यशोधर्मन ने अंतिम गुप्त सम्राटों का अधिकांश हिस्सा छीन लिया और इस तरह गुप्त साम्राज्य अपने पतन की ओर अग्रसित हो गया, पतन की ओर जाने लगा। इस तरह आज के अंक में हमने समुद्रगुप्त के बाद गुप्त वंश की राजगद्दी पर बैठने वाले शासकों के बारे में जाना और उन शासकों में सबसे प्रमुख रामगुप्त की ऐतिहासिकता को हमने समझा कि समुद्रगुप्त और विक्रमादित्य के बाद रामगुप्त नामक शासक हुए। और प्रश्न यह पूछा जाता है कि रामगुप्त की ऐतिहासिकता की जानकारी किस साहित्यिक ग्रंथ से होती है, तो सबसे प्रमुख ग्रंथ है वह विशाखदत्त कृत देवी चंद्रगुप्तम। इसके अलावा वाणभट्ट के हर्षचरित, राजशेखर की काव्य मीमांसा, भोज के श्रृंगार प्रसक और शंकरार्य कृत हर्षचरित की टीका से भी इसकी जानकारी होती है। और मध्यकालीन अरबी भाषा में अबुल हसन अली का
मुजमत उत तवारीख इस ग्रंथ से भी होती है। इसके अलावा जो अभिलेख हैं, किसी भी गुप्त वंशीय अभिलेख में रामगुप्त के बारे में उल्लेखित नहीं मिलता है, लेकिन बाद के शासकों, राष्ट्रकूट शासकों और अन्य शासकों के अभिलेखों से यह जानकारी मिलती है, जिसमें संजन कांबे और सांगली लेखों से इस रामगुप्त के नाम का अभिलेखीय स्रोत प्राप्त होता है। इसके अलावा विदिशा के दुर्जनपुर लेख से भी इस रामगुप्त के ऐतिहासिकता की जानकारी होती है। इसके अलावा रामगुप्त के सिक्के जो एरण और भिलसा से प्राप्त हुए हैं, उनसे भी इसके ऐतिहासिकता की जानकारी होती है। इसके अलावा जो इस रामगुप्त से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं, वह यह पूछे गए हैं कि रामगुप्त वह किसका पुत्र था। तो रामगुप्त समुद्रगुप्त का पुत्र था। संभवतः समुद्रगुप्त का बड़ा पुत्र रामगुप्त था और उसका छोटा भाई चंद्रगुप्त द्वितीय यानी विक्रमादित्य था। चंद्रगुप्त द्वितीय से प्रश्न पूछा गया है कि विक्रमादित्य उपाधि किसकी है और किस उपलक्ष्य में ली गई है। विक्रमादित्य उपाधि चंद्रगुप्त द्वितीय की है और यह शक विजय के उपलक्ष्य में चंद्रगुप्त द्वितीय ने इस उपाधि को धारण किया था। इसके अलावा सकारी भी उपाधि है जो प्रश्न परीक्षा में पूछा गया है। सहसांक एक अन्य उपाधि है। इसके अलावा चंद्र मेहरौली के लौह स्तंभ में किस चंद्र शासक के बारे में उल्लेखित है। तो उसका उत्तर होगा गुप्त वंशीय शासक चंद्रगुप्त विक्रमादित्य का उल्लेख है। इसके अलावा चंद्रगुप्त ने जो वाकाटक नरेश से अपनी पुत्री प्रभावती गुप्त का विवाह किया। प्रभावती गुप्ता के पति कौन थे। तो वह वाकाटक नरेश रुद्रसेन द्वितीय थे। इसके अलावा चंद्रगुप्त ने शक विजय के उपलक्ष्य में जो चांदी के सिक्के जारी किए थे, उससे भी संबंधित प्रश्न पूछा जाता है कि चांदी के सिक्के चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने किस उपलक्ष्य में जारी किए थे। तो शक मुद्राओं की तर्ज पर इस क्षेत्र में जो पहले से शक मुद्राएं चलती थीं, उसी के तर्ज पर ये चांदी के सिक्के जारी किए गए थे। इसके अलावा किन सिक्कों से इन गुजरात और शक विजय की पुष्टि होती है। तो वह सिंह निहंता शैली के सिक्के हैं। जो सिंह हैं वह गुजरात में पाए जाते हैं। इसी को ध्यान में रखकर इस सिंह निहंता शैली, सिंह को मारने वाले शैली में सिक्कों की अंकन कराया गया। इससे भी इस बात की पुष्टि होती है। इसके अलावा जो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबार में नवरत्न रहते हैं, उसमें वराहमिहिर किस क्षेत्र में प्रसिद्ध थे। वराहमिहिर खगोल शास्त्री और ज्योतिषज्ञ थे। इसके अलावा कालिदास जो थे वह नवरत्नों में प्रमुख थे। नवरत्नों में सबसे प्रमुख थे। अमरकोश की रचना जो अमर सिंह ने रचना की थी, अमरकोश, वह अमरकोश के रचनाकार कौन थे। धन्वंतरी क्या थे, ये प्रश्न पूछे गए हैं। और इससे संबंधित अन्य प्रश्न, कुमारगुप्त की उपाधि पूछी गई है कि कुमारगुप्त की उपाधि क्या थी। तो वह महेंद्रादित्य थी। इसके अलावा मंदसौर अभिलेख से जो सूर्य मंदिर के निर्माण करने की अभिलेखीय साक्ष्य मिलता है, वह मंदसौर अभिलेख से मिलता है, जिसकी रचना इनके दरबारी कवि सूर्यभक्त वत्स भट्टी ने किया था। और यह एकमात्र अभिलेख है जहां गुप्त संवत की जगह विक्रम संवत या मालव संवत का प्रयोग किया गया है। यह भी प्रश्न परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। इसके अलावा स्कंदगुप्त को जिस भीतरी किस अभिलेख से पता चलता है कि पुष्यमित्र जातियों का आक्रमण किस अभिलेख से प्रमाणित होता है। तो वह भीतरी अभिलेख से प्रमाणित होता है जो स्कंदगुप्त का अभिलेख है। और यह कुमारगुप्त के अपने शासनकाल के अंतिम समय में हुआ था। और सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न कि नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी। तो यह कुमारगुप्त ने की थी। यह प्रश्न भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसके अलावा स्कंदगुप्त की उपाधि वह क्रमादित्य, विक्रमादित्य, गुप्त, वंशैकवीर जो भीतरी स्तंभलेख से यह उपाधि प्राप्त होती है, यह भी परीक्षा के दृष्टिकोण से अत्यंत महत्वपूर्ण है।
स्कंदगुप्त की सबसे बड़ी उपलब्धि क्या है? तो स्कंदगुप्त की सबसे बड़ी उपलब्धि यह है कि उसने हुणों के आक्रमण को रोका था। और सुदर्शन झील के इतिहास की जानकारी किस अभिलेख से होती है? तो वह जूनागढ़ अभिलेख से होती है। इसके अलावा गुप्त वंश का अंतिम महानतम शासक कौन था? तो वह स्कंदगुप्त था। और इस स्कंदगुप्त के बाद ही यह गुप्त वंश अपने पतन की ओर अग्रसर हो गया, अपने पतन की ओर अग्रसारित हो गया। धीरे धीरे यह गुप्त वंश अपने पतन को प्राप्त हो गया। इस तरह आज का अंक यहीं समाप्त होता है। मिलते हैं एक अन्य बिंदु पर आपसे चर्चा करने के लिए। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल हिस्ट्री फॉर यू में। आज के अंक में हम गुप्त वंश के राजनीतिक इतिहास भाग 2 के बारे में जानेंगे।